वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आज के जो हमारे एमसीक्यूज़ होंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होंगे और भी अपलोड करेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेल सेक्स हार्मोन इन चारों में से कौन सा है। तो एड्रेनलिन जो है आपका टेस्टोस्टेरोन जो है आपका वो मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टीज़ के द्वारा निकलता है। टेस्टीज़ में इससे निकलता है, लाइडिक सेल्स जो होते हैं टेस्टीज़ में से वो इसको निकालते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फीमेल सेक्स हार्मोन इन चारों में से कौन सा है। तो आंसर इज ईस्ट्रोजन। ठीक है। तो इंसुलिन तो आपको पता है पेनक्रियास से निकलता है जो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है, और ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। तो ईस्ट्रोजन हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है। अच्छा, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट्रोजन को कौन निकालता है। तो ईस्ट्रोजन को ध्यान रखना आप, ये गेफरियन फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल FOLI फॉलिकल, ये निकालते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि फीमेल में एक एज के बाद क्या होता है कि जैसे ये आपका ओवेरीज हैं एंड दिस आर 2 ओवेरीज, एंड ये हमारी ये जो उनकी फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे आपका यूटेरस है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूटेरस है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है आपके ओवेरीज में क्या बनता है आपका, ये गेफरियन फॉलिकल बनते हैं। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, फिर ब्रेन जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से एक हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में जब जाता है तो वहाँ पे से हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये ब्लड के थ्रू होते हुए जाता है कहाँ पे, ओवेरी में। तो इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये फॉलिकल्स बनवाता है। तो यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं। अब फॉलिकल्स क्या होता है, तो फॉलिकल्स आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो फ्लूइड होता है, फिर उसके बाद इसमें एग होता है, एग। ठीक है, जिसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज करता है। उसके अलावा लिक्विड होता है, एग होता है, और उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो सेल्स क्या निकालते हैं, ईस्ट्रोजन निकालते हैं। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन किस में मदद करता है, ईस्ट्रोजन इस एग को ग्रो होने में मदद करता है, और ये जो यूट्रस है इस यूट्रस की लाइनिंग को थिक होने में मदद करता है, कौन, ईस्ट्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ दिन के बाद, ये सब 7 दिन में होता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये जो एग होता है ये इस फॉलिकल से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलता है यहाँ से, जैसे एग है तो ये क्या होंगे, फॉलिकल्स जो होंगे ना ये ज़्यादा नंबर में होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है सिर्फ एक ही फॉलिकल बचता है, बाकी सारे फॉलिकल अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। एक फॉलिकल बचता है, और एक जो फॉलिकल बचता है वो आ जाता है आपका फेलोपियन ट्यूब में। सॉरी, जो एक फॉलिकल में से एग जो होता है वो एग जो होता है आपका, वो एग निकल के कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। और वो जो खाली फॉलिकल बच जाता है, मतलब आप देखो ये आपका यहाँ पे ब्रेन ने सिग्नल भेजा किसको, ओवेरीज को। तो ओवेरीज ने क्या बनाया, गेफरियन फॉलिकल बनाया। वो जो फॉलिकल में से क्या निकल गया आपका, एग निकल गया। तो ये जो खाली फॉलिकल बचा इसको हम बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस लूटियम होगा ये कौन सा हार्मोन निकालेगा, ये आपका हार्मोन निकालेगा प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जब अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, अगर एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो बेबी को यूटेरस में ठहरने में जो मदद करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, अभी बेसिक के तौर पे हमको इतना जानना है। तो गेफरियन फॉलिकल ने क्या निकाला, ईस्ट्रोजन निकाला। ठीक है, ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो फीमेल ग्रोथ है उसको तो मेंटेन करता है ये, साथ में जो यूटेरस की लाइनिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद ये ईस्ट्रोजन का लेवल फर्दर अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ब्रेन को फिर इंडिकेट करता है, जिससे कि क्या होता है कि इस गेफरियन फॉलिकल में से एग बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो गेफरियन फॉलिकल में से क्या निकलता है आपका, ईस्ट्रोजन निकलता है, और कॉर्पस लूटियम में से क्या निकलता है, कॉर्पस लूटियम में से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ठीक है, अच्छा एक ये और है कॉर्पस कॉलेसम। तो ये कॉर्पस कॉलेसम क्या होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन में कॉर्पस कॉलेसम होता है। लाइडिक सेल्स मैंने आपको बताया टेस्टीज में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो एड्रेनलिन जो होता है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ये बीपी जो है हमारा ब्लड प्रेशर वो भी मेंटेन करता है, हार्ट रेट मेंटेन करता है। एकदम से जब हमें शॉक लगता है तो एड्रेनलिन की मदद से ही हम वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर उस टाइम मेंटेन रह पाता है।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कौन सी ग्लैंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? तो एडर्नल ग्लैंड, जो हमारी किडनी होती हैं उन किडनी के ऊपर दो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एडर्नल ग्लैंड, और जो एडर्नलिन हार्मोन को निकालती हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफ सेविंग हार्मोन इज, तो एडर्नल लाइफ सेविंग हार्मोन एक्चुअली ये है एडर्नलिन होना चाहिए, तो लाइफ सेविंग हार्मोन इज एडर्नलिन। ठीक है, क्यों? मैंने आपको बताया क्योंकि शॉक के टाइम में, मुसीबत के समय यही काम आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी? तो पेयर्स में कौन होता है? देखो, लीवर एक होता है, पेनक्रियाज एक होती हैं, पीनल ग्लैंड एक ही होती है, एडर्नल जो है वो दो होती हैं किडनी के ऊपर। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन भी कौन सा है? ये पेप्टाइड है। ठीक है, पेप्टाइड है। पेप्टाइड का मतलब ये प्रोटीन है, एमाइनो एसिड्स की चेन से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। तो इसमें से हमको बताना है कि कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में ये कौन मदद करता है? तो इसका आंसर एक्चुअली कैल्शियम और सोडियम भी दे सकते हैं, 1 और 3 भी, बट मैंने जो सर्च किया तो उसमें ये है कि कहीं ना कहीं आयरन का भी रोल होता है कंट्रैक्शन ऑफ मसल में। तो अगर आप इसको भी लगाएंगे 1, 2 और 3 तो गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर हम 1, 2, 3 मानेंगे, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, ये सबका रोल होता है कंट्रैक्शन ऑफ मसल में। जो मसल हम कंट्रैक्ट करते हैं उसके बाद तो आपने कब देखा होगा कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो जो प्री वर्कआउट लेते हैं तो उनमें ये सब मिनरल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन? तो पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन निकालने में मदद करता है, इंसुलिन जहाँ से निकलता है। तो पेनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस एक सेल का ग्रुप होता है जिसमें अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागोन निकालते हैं और बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन निकालते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अल्फा सेल ग्लूकागोन एंड बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन जो होती है हमारी वो ब्रेन की एक यूनिट होती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पस कोलेसम आपको बताया था मैंने कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज ए मास ऑफ सेल फाउंड इन, तो कहाँ? ओवेरी में। तो मैंने आपको फिर बताया था कि ब्रेन ओवेरीज को सिग्नल भेजती है, वहाँ पे क्या बनता है? जीएफ बनता है, गर्लफ्रेंड नहीं बनती, गैफ्रियन फॉलिकल बनता है। उस फॉलिकल में क्या होता है? लिक्विड होता है और कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, और एग होता है, लिक्विड होता है और आपके सेल्स होते हैं। तो इस सब में से जब एग निकल जाता है, माइनस एग हो जाता है, तो वो गैफ्रियन फॉलिकल क्या बन जाता है? कॉर्पस लूटियम बन जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। हार्मोन इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड है, उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड होती हैं। केमिकल नेचर क्या है इंसुलिन का? ज़रूरी नहीं है कि हर हार्मोन जो है आपका वो प्रोटीन ही हो। ठीक है, तो यहाँ पेप्टाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कैटल की एलिमेंट्री कैनल में होता है पर और हमारी एलिमेंट्री कैनल में नहीं होता? तो वो सेलुलोज होता है, जो कि सेलुलेज है एक्चुअली, जो कि सेल्यूलोज जो होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एंजाइम नहीं होता। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैन इज, जॉ में पाया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। आप मुझे मसल का नाम बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव इट्स ओन वेव ऑफ ऑटोनोमिक एक्साइटेशन? तो ऐसा ये हार्ट है जिसके अंदर अपनी खुद की वेव ऑफ एक्साइटेशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ए पर्सन फील फटीग्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एसिड इन देयर मसल। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो दर्द होता है मसल में, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीजन, हम एक्सरसाइज तेज़ी से करते हैं, उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, तो उस टाइम में हमारी बॉडी एनारोबिक स्टेज में चले जाती है। जब एनारोबिक स्टेज में जाती है तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड बनाती है, तो जब लैक्टिक एसिड के कारण मसल में पेन होता है। अगला क्वेश्चन है सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाय। तो ध्यान रखना, ब्रेन का एक तो ये वाला बड़ा वाला हिस्सा होता है और एक छोटा वाला हिस्सा होता है। बड़े वाले हिस्से को हम बोलते हैं सेरिब्रम, छोटे वाले को बोलते हैं सेरिब्लम। ठीक है, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन,
ये जो नीचे वाला छोटा दिमाग होता है ये क्या करता है, बैलेंस अचीव करने में मदद करता है। और बाकी जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, हमारा चलना, हाथ हिलाना और सोचने की, याद रखने की क्षमता, वो बड़े वाला हिस्सा करता है सेरिब्रम। और ये जो सेंस ऑफ बैलेंस होता है वो कौन अचीव करता है, सेरिबेलम। ठीक है, तो ये लिखा भी है, सेरिबेलम इक्विलिब्रियम कंट्रोल्स द एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन विच आर फैक्टर्स दैट प्रोवाइड अ स्मूथ मूवमेंट एंड एक्टिविटी। ठीक है, तो जो हमारे सब, जो हम वॉलेंट्री होते हैं वो सेरिब्रम करता है, और जो इनवॉलेंट्री होते हैं वो सेरिबेलम करता है। अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ आई यूज ड्यूरिंग आई डोनेशन। तो आई जब डोनेट होती है तो कॉर्निया डोनेट होता है एक्चुअली। ठीक है, रेटिना में इमेज बनती है। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कंट्रोल्ड बाय। तो आइरिस के द्वारा कंट्रोल होती है। आइरिस में प्यूपिल होता है, और प्यूपिल में क्या होता है, ये जो होल बड़ा या छोटा होता है, जैसे लाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा, और लाइट कम होगी तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप कभी देखोगे कि आप कभी धूप में बैठे हो, और धूप में बैठोगे तो ये प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और आप एकदम से धूप से हट के कहीं दूसरी जगह आओगे जहाँ कम रोशनी है तो आपको थोड़ा सा अंधेरा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम धूप में थे तो ये आइरिस और जो प्यूपिल है वो प्यूपिल छोटा हो गया था, तो लाइट कम एंटर हो रही थी, और हम एकदम से कम रोशनी वाली जगह में आ गए। तो अभी भी लाइट एक, मतलब सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में वो लाइट अभी भी कम एंटर हो रही है। तो इसलिए एक एक मतलब बहुत कम समय के लिए हमें वो अंधेरा दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई। तो आंसर इज रेटिना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ग्लूकोज कौन सी टाइप की शुगर है। तो ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है। हेक्सोस शुगर का मतलब आप जानते हो, 6 कार्बन। इस तरह से 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5 6। जो ग्लूकोन डी पीते हो आप तो वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो उसमें 6 कार्बन ऐसे होते हैं। फ्रक्टोज भी एक हेक्सोस शुगर है, तो मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज है, दूसरी आपकी फ्रक्टोज है। एक बहुत आईएमपी क्वेश्चन, जो आप डीएनए पढ़ते हो, अभी डीएनए बहुत न्यूज़ में है, तो इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या पता है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो हम इस राइबोस की बात करें तो ये राइबोस भी क्या है, एक शुगर है, और ये एक पेंटोस शुगर है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 होते हैं। तो राइबोस में 5 और ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में 6। आखिरी क्वेश्चन है आज का कि इसमें से जो प्लेटलेट्स के बारे में क्या सही है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रम्बोसाइट्स। तो ये सही है कि प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। और जो आइडियल प्लेटलेट रेंज होती है वो कितनी होती है, 1,50,000 से लेके तो 4 लाख पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। ध्यान रखना, माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड, नॉट लीटर ऑफ ब्लड। तो 1.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल जो रेंज होती है वो। डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ओके, तो 25 हो गए हमारे। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।